हेलो एवरीवन, बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 18 दिसंबर से 24 दिसंबर 2023 तक के टॉप 10 करंट अफेयर्स को इन डेप्थ में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1908 में द फ्री हिंदुस्तान अखबार प्रकाशित करना शुरू किया था? आपके ऑप्शन है लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, अशफाकुल्ला खां, सखाराम गणेश देवस्कर। दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन बी तारकनाथ दास हो जाएगा। तारकनाथ दास ने 1908 में द फ्री हिंदुस्तान अखबार प्रकाशित करना शुरू किया था। अब चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं ये चर्चा में क्यों अभी हाल ही में इनकी 22 दिसंबर को पुण्यतिथि मनाई गई है। तारकनाथ दास अनुशीलन समिति के सदस्य थे। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर भारतीय छात्रों और मजदूरों के संगठन गठित किए थे। भारत की आजादी के लिए संसाधन जुटाने में के अपने प्रयासों में उन्होंने 4 महाद्वीपों की यात्रा की थी। वे गदर पार्टी के लाला हरदयाल से भी जुड़े थे। उन्होंने द फ्री हिंदुस्तान अखबार प्रकाशित 1908 में करना शुरू किया था। और उसकी अगर रचनाओं की बात करें तो इंडिया इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स उनकी एक रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा ब्रह्मा 2D क्या है? आपके ऑप्शंस है सीडैक द्वारा विकसित किया गया एक नया सुपर कंप्यूटर, जलवायु परिवर्तन की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया एक उपग्रह, एक ऊर्जा कुशल परिवहन प्रणाली, या ब्रेडेड नदी विश्लेषण के लिए एक गणितीय मॉडल। दोस्तों, ब्रह्मा 2D ब्रेडेड नदी विश्लेषण के लिए एक गणितीय मॉडल है। चलिए अब इसके डिटेल्स को जानते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक स्वदेशी नदी मॉडल ब्रह्मा 2D विकसित किया है। ब्रह्मा 2D यानी कि ब्रेडेड रिवर एंड हाइड्रोमोर्फोलॉजिकल एनालाइजर ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी ब्रेडेड नदियों के प्रवाह को मापने के लिए एक गणितीय मॉडल है। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों, ब्रेडेड नदी क्या होती है। ब्रेडेड नदी ऐसी नदी होती है जो डिफरेंट चैनलों से बनती है, डिफरेंट नेटवर्क से, और बीच में छोटे टेम्पोररी आइलैंड्स का निर्माण करती है। यह नदी के किनारे के कटाव और नदी के अंदर अलग अलग गहराई में पानी का बहाव को समझने में मदद करती है। ब्रह्मा 3D टेक्नोलॉजी। इसे असम में माजुली द्वीप, ये वही द्वीप है दोस्तों जो इस ब्रेडेड रिवर से बनती है, के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर सफलतापूर्वक मान्य किया गया। इसका टेस्टिंग माजुली द्वीप पे किया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का नदी द्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में ही मेलेनिस्टिक बाघों की आबादी पाई जाती है? आपके ऑप्शन है सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, पेरियार टाइगर रिजर्व केरल, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में ही मेलेनिस्टिक बाघों की आबादी पाई जाती है। अब मेलेनिस्टिक बाघ क्या होते हैं? मेलेनिस्टिक बाघ में गहरे काले रंग की धारियां होती है, वो सबसे डिफरेंट दिखते हैं, इसलिए उनको मेलेनिस्टिक बाघ या ब्लैक टाइगर्स कहा जाता है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के अनुसार सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में दर्ज किए गए 16 बाघों में से 10 बाघ मेलेनिस्टिक थे। दुनिया में केवल सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ही मेलेनिस्टिक बाघों की आबादी पाई जाती है। इस रिजर्व को केंद्र प्रायोजित योजना वन्यजीव पर्यावरणों का एकीकृत विकास यानी कि CSSIDWH के तहत वित्त पोषित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को यूनेस्को ने 2023 का प्रिक्स वर्साई पुरस्कार प्रदान किया है? आपके ऑप्शंस हैं केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा। दोस्तों, हाल ही में केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को यूनेस्को ने 2023 का प्रिक्स वर्साई पुरस्कार प्रदान किया है। चलिए अब इसकी डिटेल्स के बारे में जानते हैं। बेंगलुरु स्थित केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को यूनेस्को द्वारा 2023 का प्रिक्स वर्साई पुरस्कार प्रदान किया गया है। यूनेस्को 2015 से प्रतिवर्ष यह पुरस्कार प्रदान कर रहा है। इसके तहत विश्व स्तर पर सबसे बेहतरीन समकालीन विशेषताओं को दर्शाने वाले स्थापत्य को पुरस्कार दिया जाता है।
पुरस्कार प्राप्त स्थापत्य लिविंग परिवेश यानी कि लिविंग एनवायरनमेंट को खूबसूरत और बेहतर बनाने की प्राथमिक भूमिका का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रेड टाइड के कारण समुद्री जल लाल दिखने लगा था? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी। दोस्तों अभी हाल ही में पुडुचेरी में रेड टाइड के कारण समुद्री जल लाल दिखने लगा था। अब इसके डिटेल्स के बारे में जानते हैं। हाल ही में पुडुचेरी में रेड टाइड के कारण समुद्री जल लाल दिखने लगा था। रेड टाइड हार्मफुल अल्गल ब्लूम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक आम शब्दावली है। यह परिघटना आमतौर पर डाइटम और डाइनोफ्लेगेट्स जैसे शैवालों के कारण यानी कि अलगी के कारण, शैवाल यानी कि अलगी के कारण घटित होती है। हार्मफुल अल्गल ब्लूम की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब शैवालों की कॉलोनी का प्रसार नियंत्रण से बाहर हो जाता है, जो वो अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। इससे महासागरों के जल का रंग लाल भूरा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देशेर कथा निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? आपके ऑप्शन है सखाराम गणेश देवस्कर, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास। दोस्तों देशेर कथा सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा रचित है। चलिए अब इसके डिटेल्स के बारे में जानते हैं। हाल ही में सखाराम गणेश देवस्कर की जयंती मनाई गई है। सखाराम गणेश देवस्कर एक क्रांतिकारी पत्रकार और अरबिंदो के करीबी सहयोगी थे। ये भारतीय पुनर्जागरण के प्रमुख प्रणेताओं में से एक थे। इन्होंने महाराष्ट्र और बंगाल के पुनर्जागरण के बीच एक सेतु की भूमिका निभाई थी। इन्होंने बंगाली भाषा में देशेर कथा नामक पुस्तक की रचना भी की थी। इस पुस्तक में औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के दोहन और शोषण के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के रिकीनेस प्रायद्वीप पर एक ज्वालामुखी का उद्गार हुआ यानी कि ज्वालामुखी इरप्शन हुआ है? आपके ऑप्शन है डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड। दोस्तों अभी हाल ही में आइसलैंड के रिकीनेस प्रायद्वीप पर यानी कि पेनिनसुला पर एक ज्वालामुखी इरप्शन हुआ है। चलिए अब इसके डिटेल्स के बारे में और जानते हैं। आइसलैंड के रिकीनेस प्रायद्वीप पर एक ज्वालामुखी उद्गार की घटना घटित हुई है। आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, आइलैंड कंट्री है ये। यह 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के गठन के समय से ही इसका सदस्य है। जब इसका नाटो का जब फॉर्मेशन हुआ था तभी से आइसलैंड इसका मेंबर है। इसकी तट रेखा उत्तर में ग्रीनलैंड सागर, पूर्व में नॉर्वेजियन सागर, दक्षिण एवं पश्चिम में अटलांटिक महासागर तथा उत्तर पश्चिम में डेनमार्क जलडमरू मध्य से मिलती है, जो इसे ग्रीनलैंड से अलग करती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है फ्रांस, मिस्र, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन अभी हाल ही में लॉन्च किया है। चलिए अब इसकी डिटेल्स के बारे में जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन अभी हाल ही में लॉन्च किया है। यह बहुराष्ट्रीय सुरक्षा पहल है, मल्टीनेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है ये। इसका संचालन मौजूदा कंबाइंड टास्क फोर्स 153 यानी कि CTF 153 की संरचना के तहत किया जाता है। CTF 153 की स्थापना 2022 में की गई थी। इसका उद्देश्य लाल सागर यानी कि रेड सी, बाब अल मंदेब जल संधि और अदन की खाड़ी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। यह ऑपरेशन समुद्री सुरक्षा के लिए यूनाइटेड किंगडम, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, सेशेल्स, स्पेन जैसे देशों को एक साथ लाता है। दोस्तों अभी हाल ही में हूती नामक एक ग्रुप ने, जो कि यमन के हैं, इन्होंने स्वेज कैनाल का रास्ता वो ब्लॉक कर दिया। इस वजह से ये भी चर्चा में है। इसको आप और डिटेल में पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश गेलेफू विशेष प्रशासनिक क्षेत्र नाम से एक अंतरराष्ट्रीय शहर स्थापित करने की योजना बना रहा है? आपके ऑप्शन है नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। दोस्तों भूटान गेलेफू विशेष प्रशासनिक क्षेत्र नाम से एक अंतरराष्ट्रीय शहर स्थापित करने की योजना बना रहा है। चलिए अब इसकी डिटेल्स के बारे में जानते हैं। भूटान गेलेफू विशेष प्रशासनिक क्षेत्र नाम से एक अंतरराष्ट्रीय शहर स्थापित करने की योजना बना रहा है। इस शहर की सीमा भारत के असम राज्य से लगी होगी। यह परियोजना दक्षिण एशिया को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के माध्यम से
दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाले आर्थिक गलियारे के रूप में काम करेगी। भारत सरकार गेलेफू तक पहली भारत भूटान रेलवे लाइन बनाएगी। यह परियोजना भूटान को म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और सिंगापुर तक पहुंच प्रदान करेगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एंड्रिया मेलो गुफा, जिसे हाल ही में प्राग ऐतिहासिक यानी कि प्री हिस्टोरिक रॉक कला चित्रों के साथ खोजा गया, वह कहाँ स्थित है? दोस्तों आपके ऑप्शन हैं इटली, मैक्सिको, मिस्र, मेडागास्कर। दोस्तों मेडागास्कर में ये अभी खोजा गया है, अभी हाल ही में। चलिए अब इसकी डिटेल्स के बारे में जानते हैं। हाल ही में पश्चिमी मेडागास्कर में एंड्रिया मेलो गुफा में प्राग ऐतिहासिक यानी कि प्री हिस्टोरिक रॉक कला चित्र खोजे गए हैं। एंड्रिया मेलो गुफा पश्चिमी मेडागास्कर में स्थित है। यह हार्मोनियस प्रोटेक्टेड लैंडस्केप ऑफ बेनका के कास्टिफाइड चूना पत्थर में स्थित है। यह एक विस्तृत कास्ट क्षेत्र का हिस्सा है। दोस्तों कास्ट क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां की चट्टानें उनके नीचे मौजूद ग्राउंड वाटर के कारण, उन चट्टानों में घुलने के कारण उन चट्टानों में एक स्थलाकृति बनती है। उन क्षेत्र को कास्ट क्षेत्र कहा जाता है। यह एक विस्तृत कास्ट क्षेत्र का हिस्सा है जिसमें दक्षिण में पार्स नेशनल डी बेमराहा जो कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, और उत्तर में अल्प अध्ययनित एंटी सिंगमोवा कास्ट क्षेत्र शामिल है। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।